गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैंने सोचा कि आज एक डिफरेंट सा टॉपिक लेके आती हूँ जो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल गिवन था, विच इज़ नेम टू बी एज अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और ये इवेंट अभी अभी नेपाल में 1 जुलाई को एक्सपीरियंस्ड किया गया। और ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, जिसमें कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी इंडिया के रिलेटेड कि कितनी हमारी इंडिया में ग्लेशियर लेक्स पाई जाती है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारे लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे अगर ये इवेंट होता है। तो ये एक तरीके का डिज़ास्टर है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अगर ये इमेज में भी देखेंगे, अगर हम इमेज की बात कर रहे हैं तो ये जो इमेज है यहाँ पे इट्स गिवन कि एक लेक है और उसके आसपास हमें एक तरीके का टेरेन दिख रहा है जहाँ पे थोड़े बहुत स्लोप्स हैं और डिफरेंट हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आसपास का जो लैंडफॉर्म डिफरेंट है। अब बेसिकली होता क्या है कि मैंने NCERT की एक डायग्राम थी, आपके उस जो 11th की NCERT उसमें गिवन है ये डायग्राम। तो ये ग्लेशियर लैंडफॉर्म की बात होती है। अब ये होता क्या है, हमें पता है व्हाट इज़ ग्लेशियर लैंडफॉर्म। जो जैसे इरोजन एंड डिपोजिशन होता है, कहीं से इरोड होगा तो कहीं जाकर तो डिपॉजिट होगा। तो यहाँ से जितना भी जो भी जैसे कुछ भी जो भी सिल्ट फॉर्म में निकलता है डाउन स्ट्रीम में जाता है, वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होता है। तो ये मॉरेन्स देख रहे हो आप, ये प्लेन्स देख रहे हो। तो यहाँ से जितना भी ग्लेशियर्स में से कोई सिल्ट एंड सैंड निकलेगा वो जाके नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये आप मीडियल मॉरेन्स देख रहे हो, रेक्टो मॉरेन्स देख रहे हो, हैंगिंग वैली देख रहे हो। ये देख रहे हो आप, यहाँ से ये इरोड हो चुका है मटेरियल। अभी जो इरोडेड मटेरियल नीचे जाके डिपॉजिट हो चुका है ना। आप ये हॉर्न देख रहे हो, ये कोल देख रहे हो, सर्क देख रहे हो आप, सर्क ये वाला जो एरिया है। ठीक है, ये हमें लैंडफॉर्म्स पता लगते हैं जो कि ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं। तो कहते हैं ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इवेंट है ना, ये एक कैटास्ट्रोफिक है, क्योंकि इसको पहली बात तो इसको असेस्ड नहीं किया जाता। तो पहले मैं आपको आर्टिकल फटाफट में करवा देती हूँ, फिर मैंने इसके कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जुलाई 8 को नेपाल में ये इवेंट आता है एंड ऑफ कोर्स ये एक इवेंट ऐसा था कि वहाँ की काफ़ी सारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया डू ट्रांस बाउंड्री वाटरशेड डिमिनिश पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अर्ली वार्निंग। तो कैसा हो सकता है कि हमें अगर हम बॉर्डर्स की बात कर लें, है ना, तो जो हमारी बॉर्डर्स कंट्रीज़ हैं वो हमें पहले से वार्निंग सिस्टम दे दें या आगाह कर दे कि ये डिज़ास्टर होने वाला है, ताकि हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हो सके। तो यहाँ पे चाइना की बात करी जा रही है। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया कि जो फ्रेंडशिप जो ब्रिज था उसके टूटने से ये इवेंट आया है, लेकिन ऑफ कोर्स नेपालीज जो नेपाल की जो साइंटिस्ट है, ऑफिशियल्स है, उन्होंने ये कहा है कि ये हुआ इवेंट उस वजह से ही है। और इसीलिए काफ़ी सारे जो मीडियाज़ है वो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं एक अर्ली वार्निंग सिस्टम दे देते, ना वो था, ना ही उन्होंने कुछ वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया, ना ही कुछ किया, जिस वजह से ये जो सुप्रा ग्लेशियर लेक्स थी, ये इसका जो वाटर लेवल था वो राइज हुआ और अल्टीमेटली नेपाल में इसका एक डैमेज देखने को हमें मिला। ऐसे कुछ मल्टीपल इवेंट्स हमें नेपाल के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू इट्स मतलब इतना कुछ नहीं है इम्पॉर्टेंट। जो भी इम्पॉर्टेंट है हमने इंडिया के एस्पेक्ट में पढ़ना है। तो बेसिकली है क्या, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडियाज़ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसके द्वारा एक मतलब इंफॉर्मेशन दी गई कि जो इंडियन हिमालयन रीजन है उसमें 11 रिवर बेसिस और 28,000 ग्लेशियर लेक्स हैं। अब ये जो लेक्स हैं, ऑफ कोर्स ये लेक्स है ग्लेशियर लेक्स, यानी कि मोर इवेंट और मोर प्रोन टू कि बहुत ज़्यादा ऐसा डेवास्टेशन इन लेक्स की वजह से ये जो नीचे स्लोप, जो नीचे प्लेन एरियाज उनको आ सकता है ना। हमें पता है काफ़ी हमारी जो स्टेट्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दैन हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनको ये डेवास्टेशन से, जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इन हिमालयन ग्लेशियर लेक्स की वजह से हमें किसी तरीके के फ्लड्स या डिज़ास्टर्स देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है ब्रह्मपुत्र फ्लो करती वहाँ से, तीस्ता रिवर का भी एक फ़्लो है सिक्किम के थ्रू जो मतलब है ना आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, केदारनाथ का हमने बहुत बड़ी क्लाउड बर्स्ट सुना है, पर उससे पहले ग्लेशियर इवेंट भी हुआ था, तो बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक इवेंट आया था 2013 में इन केदारनाथ। तो ये हमने इवेंट्स की बात करी है। इसमें वो बोलते हैं कि एक्चुअली क्या है, जो समर मंथ है ना, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग स्टडी कर पाते हैं कि ये कब आ सकता है कब नहीं
नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो इनएसेसिबिलिटी भी है और एक वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं, हम वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं लगा सकते क्योंकि काफ़ी हाइट पे जाके भी लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी नहीं है। तो ये हमारे जो ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलता है वहाँ पे। इसके अलावा जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि 7500 ग्लेशियर लेक्स जो है वो 4500 मीटर्स पे हाइट पे हैं, और ऑफ कोर्स वहाँ पे इनएसेसिबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी नहीं है। और एक और रीज़न जो है वो है कि हम लोग रिमोट सेंसिंग नहीं कर पाते, बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है और उसमें भी हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाती। तो एडिशनली अगर हम बात करें तो वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर वनरेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डैमेज ज़्यादा होगा। डैमेज किस किस को हो सकता है? डैमेज लाइवलीहुड को तो होगा ही, बायोडाइवर्सिटी वहाँ के जो जीव जंतु होंगे उनको भी होगा, देन ब्रिजेस एंड ऑफ कोर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि जो चाइनीज़ फ्रेंडशिप ब्रिज है, ठीक है, वो कोलैप्स्ड कर गया, वो कोलैप्स्ड करा, उस वजह से नेपाल में एक आउटबर्स्ट हमें देखने को मिला। ऐसे ही इवेंट एक सिक्किम में हुआ था, साउथ लोनाक में हुआ था 2023 में, और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था कि जो वहाँ पे चंगथंग डैम था, है ना, उसको भी मतलब जो कि 1250 मेगावाट का जो जनरेशन करता था, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। इसके अलावा हमें केदारनाथ का देखने को मिला था 2013 में, है ना। तो अभी इंडिया क्या एफर्ट्स लगा रहा है? इंडिया ने देख लिया भाई ये डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, और क्योंकि विद द क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से मल्टीपल इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे फ्लडिंग बढ़ती जा रही है ना। अभी अगर हम लोग फ्लडिंग की बात करें तो फ्लडिंग हमेशा सी कोस्ट वाले इलाके में नहीं हो सकती, माउंटेनियस इलाके में भी हो सकती है। रीज़न क्या हो सकता है? वहाँ पे प्रेसिपिटेशन का बढ़ना, ठीक है, और वनरेबिलिटी बढ़ना। वनरेबिलिटी का मतलब हो गया कि हो सकता है वहाँ का जो एरिया वो एक्सेसिबल ना हो, वहाँ पे इक्विपमेंट्स ना पहुँच पाते हो, वहाँ पे पता ही ना लगे, है ना, कि कब वो एक जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया तो एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो जो रिवर के जो फ्लो था, जो रिवर की कैरिंग कैपेसिटी थी, उससे ज़्यादा उसमें पानी आ गया तो फ्लडिंग आ गया उसके आसपास के प्लेन एरियाज़ में। तो ये डिफरेंट इवेंट्स हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अल्टीमेटली ग्लेशियर्स मेल्ट होने का मेन रीज़न क्या है कि सी लेवल राइज कर रहा है, वाटर लेवल राइज कर रहा है, चाहे वो रिवर्स में, चाहे वो सीज में, चाहे वो ओशंस में, एवरीवेयर, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमारे पास आइस का जो कंटेंट है, जो हमारे पास क्रायोस्फीयर है, वो कम हो रही है हिमालयन रीजन में। तो एक हमें ये पता लगता है। फिर एक हमारे पास अथॉरिटी आती है जो इन सब चीज़ों पर, इन सब मुद्दों पर नज़र रखती है, क्योंकि हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ना ही है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक बॉडी आती है, कॉल्ड द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी का काम क्या होता है? वो सारे एफर्ट्स करना कि हम ये रिस्क को कम कर सकें। देखिए अगर आप COP29 को ट्रेस करेंगे, जो इस साल का हुआ था, उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था कि मतलब ठीक है, आप बात कर रहे हो मिटिगेशन की, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो मिटिगेशन की बात करिए, पर इंडिया बात करता है अडेप्टेशन की। इंडिया बात करता है क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है और होगा ही होगा, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम ऐसा रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें कि उस चीज़ को हम अडेप्ट कर सकें, ना कि उस चीज़ के लिए हम लोग क्योंकि मिटिगेशन में भी कॉस्ट लगेगा। अडेप्टेशन मिटिगेशन करना एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इज़ नॉट एन ईजी। तो हम लोग मिटिगेशन तो करें ही करें, लेकिन साथ साथ में हम लोग अडेप्टेशन पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज के साथ एक रिजिलियंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के साथ साथ हम उसको प्रमोट कर सकें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। अब वो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि विद रिस्पेक्ट टू मिटिगेशन ऑफ कोर्स एक प्रोएक्टिव शिफ्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आप डिज़ास्टर आने से पहले ही उसको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में देख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने कलर कोडिंग्स पढ़ा हुआ है ना, कि हमें कलर कोडिंग से पता लग जाता है कि कितना मतलब कि इम्पैक्ट आएगा फ्लडिंग का, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, जैसे कि हम लोग हज़ार्ड असेसमेंट ऑफ ईच रिस्क लेक कर सकते हैं, फिर हम लोग वेदर पैटर्न सिस्टम देख सकते हैं, हम लोग एक डाउन स्ट्रीम वार्निंग सिस्टम्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा था सिल्टिंग डाउन स्टॉर्मिंग की वजह से भी जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स देखने को हमें मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो उस चीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अर्ली वार्निंग डाउनस्ट्रीम हम लोग सिग्नल्स दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिस्क रिडक्शन कर देना, स्टेट से एक साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया। वन ऑफ द क्रिटिकल पैरामीटर इन द एक्सरसाइज वाज टू इंकरेज द इंडियन टेक्नोलॉजी। देखो अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है ना,
ठीक है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, अल्टीमेटली क्या है, अच्छा रहेगा अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी तो उससे हम लोग असेसमेंट अच्छा कर सकते हैं, हमें चीज़ें पहले से ही पता लग जाएगी, रिमोट सेंसिंग हो सकती है, बहुत छोटे छोटे इलाकों में जाके हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इवन दो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट जो गैप है कि वेल रिसोर्स्ड इंडियन फाउंडेशन, मतलब कि एक प्रॉपर कि एक गैप बहुत ज़्यादा उसको ब्रिज अप करना वो बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी और जो एरियाज़ जो मोर प्रोन टू सस्पेक्टेबिलिटी हैं डिज़ास्टर्स के लिए, उनमें एक ब्रिज क्रिएट करना ताकि हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकें, मिटिगेशन एफर्ट्स भी अच्छे हो सके, लेकिन अडेप्टेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी इकोनॉमी हर चीज़ को मिटिगेट नहीं कर सकती, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो उसको अडेप्ट कर सके। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ एफर्ट्स ऐसे और भी चलाए गए थे। ठीक है, बाकी जैसे लद्दाख वगैरह के द्वारा चलाए गए थे। उत्तराखंड ऑफ कोर्स ये ज़्यादा मोर प्रोन टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है, तो इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा मैंने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नोट्स प्रिपेयर किया है क्योंकि अब मैंने तो बता दिया आपको कि ये इवेंट्स होंगे, लेकिन मेंस में ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो मेंस के लिए आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट मेंस थ्रू द आर्टिकल्स। तो ये हमने आर्टिकल पढ़ लिया, हमें कुछ इसमें से कुछ एग्जांपल्स मिल गए, जैसे हमें सिक्किम का मिल गया, हमें केदारनाथ का 2013 का मिल गया। इसके अलावा हमें नेपाल का भी देखने को मिला कि जो चाइनीज़ का जो फ्रेंडशिप ब्रिज था वो टूटा और उसकी वजह से नेपाल पे एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ गया। इसके अलावा भी सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की थी लास्ट ईयर, आप वो भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन यहीं से निकाला, तो मैंने बताया कि व्हाट इज़ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, एकदम से पानी का रिलीज होना, एक सडन रिलीज ऑफ वाटर होना, टिपिकली कॉज्ड बाय ब्रीचिंग और कोलैप्स ऑफ नेचुरल डैम्स, मतलब कि जो नेचुरली बने हो, जैसे मोरेन्स हैं, अभी आपको मैंने बता दिया, वो ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी के जो 11th की एनसीईआरटी उसमें भी ये डायग्राम गिवन है, वैसे मैं नीचे भी आपको मेंशन कर दिया कि जो नेचुरली जो डैम्स बने, नेचुरली जो डिपोजिशन हुआ हुआ वहाँ पे, नेचुरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड है, उनके कोलैप्स या उनके टूटने की वजह से ये क्या होता है, ये पानी को होल्ड बैक नहीं कर पाता, रिलीज़ कर देता है। ठीक है, अब क्या ये आइस है, ये मेल्ट कर रही है, ग्लेशियर लेक्स हैं, और ऑफ कोर्स ये स्लोपर जब जैसे ही इसके ऊपर से जाएगा तो अल्टीमेटली ये प्लेन्स एरिया को इम्पैक्ट करता रहेगा। ठीक है, न्यूज़ में क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि नेपाल में आया लैंडे रिवर की वजह से वहाँ पे ग्लेशियर हमें देखने को मिला। नाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क फॉर इंडिया, ये हमारा क्वेश्चन था। मैंने इसमें भी कुछ आपको कीवर्ड्स दे दिए, जैसे 2 तरीके के इंडियन हिमालयन रीजन में हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे सुप्रा ग्लेशियर लेक्स हैं और मोरेन डैम्ड लेक्स हैं। ठीक है, आप ये पढ़ लेना। 2/3 ऑफ द जो ग्लोबल इवेंट्स हैं, जो भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इवेंट्स हैं, वो आइस एवलांचेस की वजह से होते हैं। ठीक है, और जो बाकी 1/3 है वो मेल्टिंग की वजह से होते हैं, मतलब कि जो आइस है वो मेल्ट कर रही है उस वजह से भी हो रहे हैं, और कुछ आइस एवलांचेस। व्हाट इज़ एवलांचेस, जैसे हमें लैंडस्लाइड्स पढ़ा है ना, तो आइस का भी एक शिफ्ट निकलता है ना, आइस की लैंडस्लाइड नहीं होती, आइस का एवलांच मतलब एक आइस का पूरा एक पहाड़ ही निकल जाता है, या एक साइड से आइस धंस जाती है, नीचे को आ जाती है, उसको कहते हैं आइस एवलांचेस। ठीक है, सो हो सकता है, रीज़न क्या हो सकता है वहाँ पे कि ऑफकोर्स अगर हम उसको नहीं ट्रैक कर पा रहे तो रीज़न क्या होंगे, रीज़न होगी कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमारी रीच में ही नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं, हम उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, और कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उस चीज़ को, उस एरिया को ट्रैक करने के लिए, और शॉर्ट पीरियड तो है ही, अगर समर मंथ में बहुत शॉर्ट पीरियड में हम उसको जाके ट्रेस कर सकते हैं। देन ये आपको 2 इवेंट्स भी मैंने लिख दिए फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। अब मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे जिस वजह से देखो हमें ना क्वेश्चन लिखना होता है, तो हमें ना क्वेश्चन के एक डिमांड को एड्रेस करना पड़ता है। जैसे मैंने नीचे क्वेश्चन दिया आपको कि व्हाट आर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने डेफिनेशन दे दिया आपको, मैंने रीसेंट वाला भी बता दिया, आप उसमें एग्जांपल कोट कर सकते हो, दैट रिसेंटली इन नेपाल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कॉज अ डेवास्टेशन विच इज़ ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द चाइनीज़ फ्रेंडशिप ब्रिज, या आप लिख देना। देन आता है डिस्कस द नेचर ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क इन इंडिया, कि क्या मतलब इम्पैक्ट हो सकता है, और इवैल्यूएट करो कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस किया जा रहा है। चलिए, अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, या नेचर की बात करें, चलिए फैक्टर्स क्या, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज,
है ना, कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फिर वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वहाँ पे स्टीप टेरेन्स हो रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टीप हो ना, तो जैसे पानी ऊपर आए, जैसे देखो ये डायग्राम में देखो, जैसे पानी ऊपर, अगर ये स्टीप है ना, ये चीज़ स्टीप है, तो जैसे पानी ऊपर आए एकदम से बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, बहुत फ्लो में नीचे आएगा, क्योंकि उसके पास रुकने की कोई जगह ही नहीं होगी, वो एकदम से नीचे आएगा और बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन करेगा बहुत छोटे टाइम पीरियड में, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास हाई वनरेबिलिटी, बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटी हो सकती है। उसका रीज़न क्या ज़्यादा वनरेबिलिटी का, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है लाइफ ज़्यादा हो, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे यूनिक हो, जैसे हमने तेराई रीजन देखा है, ठीक है। अब तेराई रीजन में क्या है, वो दैट इज़ अ इकोटोन एरिया, है ना, वहाँ पे जो वो जोन है, वो जो इकोटोन जोन है, वहाँ पे क्या है कि स्पीशीज़ डिफरेंट पाए जाते हैं, वहाँ पे राइस कल्टिवेशन अच्छा होता है। रीज़न क्या है, वहाँ पे माउंटेन और प्लेन का एक मिलन है, मतलब डिफरेंट क्लाइमेट का मिलन है ना, डिफरेंट हम कह सकते हैं लैंडफॉर्म्स का मिलन है ना। तो जब वहाँ पे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का भी मिलन है, तो वहाँ पे इकोटोन क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज पाए जा रहे हैं, वहाँ पे राइस कल्टिवेशन हो रहा है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट है, क्लाइमेट ही डिफरेंट है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे वनरेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के जो स्पीशीज़ होंगे, जो स्पेसिफिकली वहीं पाए जाते होंगे, उनके लाइफ को एक थ्रेट देखने को मिल जाता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे अभी चाइना का ब्रिज कोलैप्स किया, उस वजह से ये आ गया। उसके अलावा जैसे हम लोग अभी, जैसे भी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा मतलब लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ट्यूमर कंडीशंस क्रिएट किए जा रहे हैं वहाँ पे, कटिंग ऑफ रोड्स हो रहा है, मेकिंग ऑफ द जो कनेक्टिविटी क्रिएट की जा रही है, फिर वो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छा, उस वजह से क्या हो रहा है कि जो पहाड़ उनको काटा जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल है। कहा गया था कि ये जितने भी मतलब ये अच्छे जितने भी ये माउंटेनियस एरियाज, अगर हम इसमें ज़्यादा ड्रिलिंग मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो वो ट्रीमर्स की वजह से ये जितने भी माउंटेन्स हैं वो कोलैप्स करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसका एक कारण है कि ये हो सकता है। अब मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, देखो सबसे पहली बात तो जो वहाँ के लोग हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स। जैसे अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो हमें पता है कि वहाँ पे जो कोस्टल एरियाज है उनको पता है कि हमने किस तरीके का घर बनाना है, कि कल को अगर फ्लडिंग सिचुएशन क्रिएट भी हो जाती है तो हम अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से कम्युनिटी इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग होना ज़रूरी है, कि वहाँ के जो लोग हैं उनको अवेयर करवाना, उनको डिफरेंट टेक्निक्स बताना, उनको डिफरेंट मिटिगेशन के साथ अडेप्टेशन, कि कल को अगर हो जाता है तो आपको किस तरीके से अपने आप को सेव करना है वो बताना, है ना। उनको मतलब जैसे मॉक ड्रिल्स करवाते हैं, मॉक ड्रिल्स होता है ना कि आपको किसी भी एक इवेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है, तो ऐसे वहाँ पे लोगों को प्रिपेयर करना कि अगर ये हो जाएगा तो आप इस तरीके से अपने आप की अपनी जान बचा सकें। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट सेकेंड आता है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए ऑफकोर्स। अगर मेरे पास अच्छी साइंस टेक्नोलॉजी होगी, मेरे पास अच्छे रडार्स होंगे, अच्छी रिमोट सेंसिंग कर सकते होंगे, अच्छी इमेजरी पिक्चर्स आ सकते होंगे हमारे पास, तो अल्टीमेटली हमारे को ज़्यादा क्लैरिटी हो सकती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा अच्छा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन जो नहीं था इस टाइम पे, तभी नेपाल में हुआ, तो इसका हम कह सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कल को कुछ हो भी जाता है ना, जैसे अगर अभी हम बात करें कि अगर कोऑपरेशन होगा तो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा लाइफ्स को सेव किया जा सकता है। तो ये कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा कुछ इवेंट क्रिएट हुआ भी, जैसे वहाँ पे ब्रिज कोलैप्स हुआ पता है नहीं, तो उस वजह से नेपाल में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना, डिज़ास्टर आ गया। देन कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, हमें 360 एंगल से उसको रिस्क को असेस करना है, देखना है कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे कम किया जा सकता है, किस तरीके के एफर्ट्स किए जा सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। देन एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना, ताकि हम लोग वो जो आउटफ्लो, जो बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, है ना, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए भी हमें पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो रूट्स में पेनिट्रेशन ऑफ वाटर होगा तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, रिस्क जो बहुत ज़्यादा हो सकता है तो उसको कम किया जा सकता है। देन साइंस ऑफ सार इंटरफेरोमेट्री, ये बेसिकली क्या कहता है, हम लोग रिमोट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि बहुत छोटे छोटे एरियाज़ को हम लोग रिमोट सेंस्ड कर सकते हैं और
एक कंस्ट्रक्शन में रेगुलेशन लेके आना। ये नहीं आप किसी भी तरीके के ड्रिलिंग किसी भी प्रोन टू जोन एरिया में यूज़ कर रहे हो, अगर वो मोर हाई सस्पेक्टेबली अर्थक्वेक प्रोन जोन एरिया है तो वहाँ पे कर रहे हो। देखो अगर मैं कहूँ ना तो अर्थक्वेक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, है ना। अर्थक्वेक की वजह से भी ट्रीमर्स क्रिएट होते हैं, वो ट्रीमर्स की वजह से भी कई बार आइस जो होती है वो टूट जाती है, एवलांचेस आ जाते हैं, उस वजह से भी जो लेक का जो लेवल है वो राइज कर सकता है, फिर उसकी वजह से भी लेक आउटबर्स्ट हो सकता है। लेकिन डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को हमें काउंटर कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो एक प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटीज़ इसमें इंटरवीन करें कि ये एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए है या नहीं है। अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो अल्टीमेटली मतलब आइस शीट्स जो होंगी वो ब्रेक डाउन होंगी, ग्लेशियर्स को इम्पैक्ट हो सकता है, वहाँ की जो टोपोग्राफी उसको इम्पैक्ट हो सकता है, लैंडफॉर्म्स इम्पैक्टेड हो सकता है, अल्टीमेटली उसका कोई भी डिज़ास्टर क्रिएट होकर आ सकता है। अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आ सकते हैं, उसके अलावा लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। तो ये सब इंटरकनेक्टेड डिज़ास्टर्स है। तो उस चीज़ को हमें कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है हमारा वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग प्रॉपर एक सस्पिशन के साथ उसको चला सकें, मतलब कर सकें, है ना। सो ये पूरा आर्टिकल था, मैंने आपको इसके अपने हैंड रिटन नोट्स दे दिए which is according to the mains, and I've also given the article that is from the newspaper, and with that I've attached the diagram, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। आप अपनी जो डायग्राम है उसको भी आप देख सकते हैं, और हो सके तो प्लीज़ ट्राई टू ड्रॉ ईदर दिस डायग्राम, ठीक है, ईदर दिस डायग्राम। आई थिंक सो दिस डायग्राम वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ये मैंने PMF IS से लिया था, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से अपने आंसर की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कमेंट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू सो मच।